आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि अगर हमें m+1 और m+2 पीक्स की इंटेंसिटी दे रखी हो तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा। अगर हमें m+1 और m+2 पीक्स की इंटेंसिटी दे रखी हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा। क्या क्वेश्चन है हमारा। हमारा क्वेश्चन है टू कैलकुलेट टू कैलकुलेट टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमने कहा था ना मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमिनेशन में हेल्प करती है। अब यहां से समझ आएगा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमिनेशन में कैसे हेल्प करती है। टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑन द बेसिस ऑफ गिवन आइसोटोपिक इंटेंसिटी पैटर्न गिवन आइसोटोपिक इंटेंसिटी पैटर्न इंटेंसिटी इंटेंसिटी पैटर्न ऑफ मॉलिक्यूलर आयन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। शॉर्ट में तुम्हें समझाऊं तो तुम्हें m+1 m+2 दिया जाएगा। जैसे मैंने लिखा, मान लो मैंने लिखा एक मैं m/z दे रहा हूं तुम्हें 180 181 और 182। ठीक है नहीं, हाँ ठीक है, एक मिनट, 180 नहीं, थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूँ इसको, 180 नहीं, 178 179 और 180, ये तीन मॉलिक्यूलर मास दे रहा हूँ। ठीक है, m/z दे रहा हूँ विथ 100% इंटेंसिटी। इसकी इंटेंसिटी 15.7% और इसकी इंटेंसिटी 1.1%। ठीक है, अच्छा मुझे बताना 100% वाले को हम क्या मानते थे, m मानते थे। तो एक मास ज्यादा वाला m+1 हो गया और दो मास ज्यादा वाला m+2 हो गया, है ना। दो मास ज्यादा वाला क्या हो गया, m+2 हो गया। अब समझना भाई, सबसे पहले तो m+2 वाला क्या आइडिया देता है मुझे बताना। m+2 वाले की इंटेंसिटी कितनी है, 1.1% है। m+2 वाले की इंटेंसिटी अगर 1.1% है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, m+2 पीक हैव वेरी लो इंटेंसिटी, हैव वेरी लो इंटेंसिटी, वेरी लो इंटेंसिटी। अगर m+2 कंट्रीब्यूटर जो होते हैं, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, देखना एक बार, ये क्वेश्चन किया, अगर आपके आपके कंपाउंड में सल्फर होता था, अगर आपके कंपाउंड में सल्फर होता था तो बताना m+2 की इंटेंसिटी ज्यादा आती थी। ये देखो, बताना भाई, क्या ये m+2 की इंटेंसिटी ज्यादा आ रही है। देखो कितनी आ रही है m+2 की, 8.896 आ रही है। ठीक है, ये देखो सिलिकॉन था तो तुम्हारे m+2 की इंटेंसिटी कितनी आ रही है, 3.4% आ रही है। ठीक है, तो m+2 से हमें यहाँ पे क्या इन्फ्लुएंस मिलता है, हमें ये इन्फ्लुएंस मिलता है कि क्योंकि m+2 वाले की इंटेंसिटी बहुत कम है, इसलिए इसलिए देयरफॉर नो मेजर m+2 कंट्रीब्यूटर, m+2 कंट्रीब्यूटर है ही नहीं, n+2 कंट्रीब्यूटर है ही नहीं यहाँ पे। और अगर m+2 कंट्रीब्यूटर यहाँ पे कोई है ही नहीं तो भाई सल्फर सिलिकॉन, जो भी आपके m+2 कंट्रीब्यूटर वाले होते थे उन एलिमेंट्स की अब्सेंस होगी यहाँ पे। जो भी आपके m+2 वाले कंट्रीब्यूटर होते थे वो एलिमेंट यहाँ पे पाए नहीं जाएंगे। और m+2 में मेजर कंट्रीब्यूटर कौन था, सल्फर था, सिलिकॉन था, क्लोरीन था और ब्रोमीन था। सल्फर सिलिकॉन क्लोरीन और ब्रोमीन, ये चार आपके मेजर m+2 कंट्रीब्यूटर थे। और क्योंकि m+2 पीक की इंटेंसिटी बहुत लो है, 1.1% ही है, इसलिए ये आपके प्रेजेंट नहीं होंगे, सल्फर सिलिकॉन, ठीक है, और क्लोरीन और ब्रोमीन। चलो अब m+1 पे चलते हैं, बैक बैक। m+1 की इंटेंसिटी अच्छी खासी है, 15.7%। ठीक है, 15 पॉइंट m+1 जो पीक है, m+1 पीक, ठीक है, एक सेकेंड, m+1 जो पीक है इसकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी है, 15.7% है। ठीक है, अब m+1 में मेजर कंट्रीब्यूटर कौन था, m+1 कंट्रीब्यूटर अगर आप देखोगे तो m+1 में मेजर कंट्रीब्यूटर आपका कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन था। m+1 में जो आपका मेजर कंट्रीब्यूटर था वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन था। और इनमें कार्बन जो कंट्रीब्यूट करता था वो 1.1% करता था, हाइड्रोजन जो कंट्रीब्यूट करता था वो 0.015% करता था, ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो कंट्रीब्यूट करता था
वो 0.37% करता था, और जो ऑक्सीजन है वो कितना कंट्रीब्यूट करता था, 0.04% कंट्रीब्यूट करता था। अगर इतना कंट्रीब्यूट करते हैं ये चारों, तो मुझे बताना इन चारों में क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि कार्बन ही तुम्हारा मेजर M+1 कंट्रीब्यूटर है? बताना, क्या ऐसा कह सकता हूँ? कार्बन ही तुम्हारा मेजर N+1 कंट्रीब्यूटर है, क्योंकि बाकी सबके तो देखो हाइड्रोजन तो इतना है नहीं, ऑक्सीजन भी 0.04% ही है, और नाइट्रोजन भी कम ही है, तो कार्बन क्या है तुम्हारा M+1 में कंट्रीब्यूशन ज्यादा देता है। तो सबसे पहले क्या करना होगा हमें, सबसे पहले हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैसे आएंगे, देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, एन की वैल्यू निकलेगी जो तुम्हारी M+1 की इंटेंसिटी दे रखी है, M+1 की इंटेंसिटी दे रखी है, उसको 13 कार्बन वाली जो इंटेंसिटी होती है, जो कंट्रीब्यूशन होता है, उससे डिवाइड करेंगे। ये M+1 पीक की जो इंटेंसिटी है उसको किससे डिवाइड किया, 13 कार्बन की नेचुरल अबंडेंस से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और यहां से तुम्हारा जो कार्बन का नंबर आता है वो 14.27 आता है, 14.27 आता है, ठीक है, 14.27 आता है। चलो अच्छा, यहां से हमें क्या इन्फ्लुएंस मिलेगा, यहां से हमें क्या इन्फ्लुएंस मिलेगा कि या तो n की वैल्यू 14 के बराबर है, 14 से छोटी है, ठीक है, 14 के बराबर है या 14 से छोटी है, ठीक है, 14 से बड़ी तो नहीं हो सकती, ठीक है। चलो एक और बात बताना, एक और बात बताना, यहां से मैंने इन्फ्लुएंस क्या लिया, n की वैल्यू 14 के बराबर है या 14 से छोटी है, मतलब आपके कंपाउंड में 14 कार्बन हो सकते हैं, आपके कंपाउंड में 14 कार्बन हो सकते हैं। एक और बात बताना, M+1 की जो इंटेंसिटी थी वो 15.7% थी। M+1 में मैंने क्या कहा, मेजर कंट्रीब्यूटर, कार्बन आपका 1.1% के साथ, हाइड्रोजन आपका 0.015% के साथ, नाइट्रोजन आपका 0.37% के साथ, और ऑक्सीजन आपका 0.04%। तो मुझे बताना, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इन दोनों का यूज करके, इन दोनों का यूज करके ये निकाला कि मेरे कार्बन के नंबर कितने हो सकते हैं, कार्बन के नंबर कितने हो सकते हैं। और मुझे एक बात बताना, एक बात बताना, M+1 में कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हो, M+1 में कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ कार्बन को 1.1 से गुना कर देते हो ना, नंबर ऑफ कार्बन को 1.1 से गुना करते हो, जब भी तो M+1 कंट्रीब्यूशन निकलता है। यहाँ तुम्हारा M+1 कंट्रीब्यूशन 15.7 था, तो नंबर ऑफ कार्बन निकालने थे, तो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ कार्बन निकालने थे तो 15.7 को 1.1 से डिवाइड कर दिया, यही तो किया है। तो यहाँ से तुम्हें एक आइडिया तो ये लगा कि नंबर ऑफ कार्बन या तो 14 है या 14 से कम है। एक और बात, नंबर ऑफ कार्बन या तो 13 होंगे या 13 से ज्यादा होंगे, ये भी ये भी यहीं से ही पता चलेगा भाई, ये भी यहीं से ही पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, मुझे बताना, M+1 का अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन 13 के हिसाब से कंट्रीब्यूशन ले लूं, तो ये 13 के हिसाब से कितना बनता है, 14.3 बनता है। 13 के हिसाब से 14.3 बनता है क्या। और M+1 में कार्बन का कंट्रीब्यूशन अगर मैं 14 के हिसाब से बोल ले लूं, 14 के हिसाब से ले लूं, तो 14 के हिसाब से ये 15.4 बनता है क्या, बताना, बताना, क्या यही बनता है। अब मुझे बताना, इस 15.7 के आसपास कौन है, 15.7 के आसपास कौन है, 15.7 के आसपास M+1 की इंटेंसिटी कब है, जब आपके नंबर ऑफ कार्बन 14 है। M+1 आपका, अगर आप नंबर ऑफ कार्बन 14 लेके चलोगे तभी ये इंटेंसिटी 15.7 के आसपास आ रही है, ठीक है। 13 में ये कम आ रहा है, 13 में ये कम आ रहा है, 13 में ये कम आ रहा है। मुझे बताना, अगर आपकी M+1 पीक 15.7% थी और तुमने नंबर ऑफ कार्बन 13 लिखते हुए M+1 14.3% निकाल लिया, तो अभी भी कितना गैप रह गया, 1.4% जस्टिफाई करना रह गया, अभी भी 1.4% जस्टिफाई करना रह गया, बताना। और 1.4% जस्टिफाई करना, देखना मुझे
क्या इस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बचा हुआ 1.4% जस्टिफाई करना आसान है? मैं कहता हूं बचे हुए 1.4% को, बचे हुए 1.4% को हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपके M+1 में इतना कंट्रीब्यूशन नहीं देते। M+1 में इतना कंट्रीब्यूशन नहीं देते। M+1 में इतना कंट्रीब्यूशन नहीं देते। हाइड्रोजन कितना दे रहा है? 0.015 दे रहा है। नाइट्रोजन कितना दे रहा है? 0.37 दे रहा है। ऑक्सीजन कितना दे रहा है? 0.04 दे रहा है। तो ये 1.4% को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। नंबर ऑफ कार्बन अगर आप 12 लेते हो तो भी नहीं जस्टिफाई होगा। नंबर ऑफ कार्बन अगर आपने 12 ले लिए तो मुझे बताना M+1 वाले में कार्बन का कंट्रीब्यूशन 12 इंटू 1.1, ये कितना हो गया? 13.2% हो गया। और अगर ये 13.2% हो गया तो बचा कितना? 15.7 दिया हुआ है। 13.2 तुमने कार्बन के हिसाब से जस्टिफाई कर दिया, बचा कितना? 2.5% बचा। और 2.5% को किसी भी तरीके से आप कार्बन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन से जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। बचे हुए को क्यों जस्टिफाई नहीं कर पाओगे? इस बात को समझना, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। इनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, इसलिए बचे हुए से जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। देखो मैं कहता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ कहता हूँ कि जो नंबर ऑफ कार्बन है वो 14 लेके चलो, 14 लेके चलो, ठीक है। कंसीडर, लेट अस कंसीडर नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 14, ठीक है। तो 14 तुम्हें क्या दे रखा था? M/Z क्या दे रखा था? 178, 179 और 180 दे रखा था। इसकी इंटेंसिटी 100% थी, इसकी इंटेंसिटी तुम्हारी थी कितनी थी? 15.7%। और इसकी इंटेंसिटी थी आपके 1.1%। चलो n इज इक्वल्स टू 14 से कैलकुलेट करके देखते हैं। तुम्हारा मोलिकुलर मास, मोलिकुलर वेट कितना है? तुम्हारा मोलिकुलर वेट 178 है। मोलिकुलर वेट 178 है। देखो ये रहा मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर आयन का वेट कितना है? 178 है। और जो मोलिकुलर आयन का वेट होता है वही तो तुम्हारा मोलिक्यूल का वेट होता है भाई। जो मोलिकुलर आयन का वेट होता है वही तो तुम्हारा मोलिक्यूल का वेट होता है। तो मोलिक्यूल का वेट कितना है? मोलिक्यूल का वेट कितना है? 178 है। आपने कहा 14 कार्बन है, बाकी का नहीं पता। 14 कार्बन के हिसाब से 14 इंटू 12 कितना जस्टिफाई हो गया? 14 इंटू 12 कितना जस्टिफाई होगा? 168 जस्टिफाई हो गया। मोलिकुलर वेट है, मोलिकुलर वेट तुम्हारा 178 है और तुम्हारे कार्बन 14 कार्बन में 168 जस्टिफाई हो गया, तो बचा कितना? 10 बचा। 10 ही जस्टिफाई करना है। और ना तो नाइट्रोजन का मास आप 10 में जस्टिफाई कर सकते हो, ना ही ऑक्सीजन का। तो बचे हुए क्या है? ये 10 हाइड्रोजन है। और 10 हाइड्रोजन है तो 14 तो कार्बन और 10 हाइड्रोजन, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया। बचे हुए ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्या किया मैंने कार्बन नंबर 14 कंसीडर करके कैलकुलेशन की। तो हमें M/Z जो 100% वाला दे रखा है वो कितना दे रखा है? 178 दे रखा है। 178 दे रखा है, मतलब ये मॉलिक्यूलर आयन है, मॉलिक्यूलर आयन। और ये मॉलिक्यूलर आयन का वेट है, तो मॉलिक्यूलर आयन का जितना वेट होता है आपका मॉलिक्यूल का भी तो उतना ही वेट होता है। मॉलिक्यूलर आयन आप बनाते कैसे हो? मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के बनाते हो, मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के मॉलिक्यूलर आयन बनाते हो, ठीक है। तो आपने क्या किया? इसका मॉलिक्यूल का वेट 178 लिया और 178 लेके 14 कार्बन का वेट इसमें से माइनस कर दिया। 14 कार्बन का वेट हो रहा है 168, ये माइनस कर दिया, बचा कितना? 10 बचा। अब ये जो 10 बचा मुझे बताना, नाइट्रोजन का खुद का वेट 14 होता है, इसका ऑक्सीजन का 16 होता है, जस्टिफाई तुम्हें 10 करना है। तो 10 तो 10 हाइड्रोजन से जस्टिफाई हो सकता है, और 10 हाइड्रोजन से जस्टिफाई होगा तो C14 और H18 आपका ओवरऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया। और इधर से देखो बैक कैलकुलेशन करता हूं, आपको M+1 और M+2 की इंटेंसिटी दे रखी है। मैंने अभी आपको पिछली 2 क्लासेस में M+1 और M+2 निकालना सिखाया है। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए देखना, क्या M+1 M+2 ये गिवन वाला ही आएगा क्या?
एम क्या लो, एम 100% लोगे, एम 100% लोगे, एम प्लस वन क्या आएगा 14 कार्बन इंटू 1.1 प्लस में 10 हाइड्रोजन, 14 कार्बन इंटू 1.1 प्लस 10 हाइड्रोजन इंटू 0.015। और एम प्लस टू कितना लोगे, हाइड्रोजन का तो एम प्लस टू कॉन्ट्रीब्यूशन होता नहीं है, कार्बन का कितना होगा 0.006 इंटू में एन स्क्वायर, तो 0.006 इंटू में एन स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर मतलब 196। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो कितना आएगा आपका, कितना आएगा 196 मल्टीप्लाइड बाई 0.006 कितना आएगा, ये आपका आता है 1.176। ठीक है, और ये कितना आएगा 14, 14 और ये आ जाएगा 15.4, ये आ जाएगा 15.4 प्लस में 0.15 ऐड करना 15.55, और ये एम तो आपका 100 आई। हाँ भाई बताना, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए जो तुमने एम, एम प्लस वन, एम प्लस टू कैलकुलेट किया, एम, एम प्लस वन, एम प्लस टू जो कैलकुलेट किया, क्या वो बिल्कुल नियर अबाउट है गिवन वाले के, क्या वो बिल्कुल नियर अबाउट है गिवन वाले के? और अगर ये बिल्कुल नियर अबाउट है गिवन वाले के, तो जो ये आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C14H10, ये बिल्कुल ठीक है। जो आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है 15, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है।